नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके विद शिडी चारण पर। मैं चावणदान चारण आप सभी का दिल की अटल गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल सभी को राम राम, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। सभी लोगों से आग्रह, सभी छात्र जो तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बेल आइकन में ऑल दबा करके और उसे सेलेक्ट कर लेवें ताकि जो भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होता है तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आज का जो मेरा टॉपिक है भी बहुत ही शानदार टॉपिक है, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई बार इससे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है, तो निश्चित रूप से आज का अपना टॉपिक रहेगा भैया राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, क्योंकि जिस समय अंग्रेजों का भारत में शासन था उसके बाद जब अंग्रेज यहाँ से गए थे तो भारत अनेक भागों में बंटा हुआ था। ठीक है, और दूसरा इन्होंने भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया था, तो पाकिस्तान अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा रियासतों को जोड़ने का प्रयास कर रहा था। एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो भारत में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। इस समय राजस्थान जो है 19 रियासतों में बंटा हुआ था, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। इसी तरह से भारत भी अनेक भागों में बंटा हुआ था, उसको आपस में जोड़ना, मरोड़ना, तोड़ना वगैरह जो था वो सारा कुछ किया गया था, जिसके संदर्भ में मैं बात करूंगा आज राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, आप लोग सही ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार टॉपिक है, एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही मोस्ट टॉपिक है ये, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। अब देखो भाई, राजस्थान का एकीकरण शुरू करते हैं। उससे पहले आपको ये बात ध्यान रखना है कि एक बना था भैया रियासती विभाग। रियासती विभाग, ठीक है, एकीकरण की जो रियासतें थी उन एक रियासतों का एकीकरण करने के लिए एक अपना जो संविधान बन रहा था उसमें समिति बनाई गई थी, प्रांतीय समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अपने पूरे भारत का एकीकरण करने का जो दायित्व सौंपा गया था वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था। ठीक है, जिन्हें भारत का लोहा पुरुष या भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। रियासती विभाग के बनाया गया था 1947 ईस्वी में रियासती विभाग बना था, जिसके जो अध्यक्ष हुए थे भैया ध्यान रखना आप लोग, विशेष रूप से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, रियासती विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जिनको सरदार की उपाधि जो है बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं के द्वारा प्रदान की गई थी, यह भी ध्यान रखना भाई साथ में। और इसके जो उपाध्यक्ष बने थे, रियासती विभाग का जो उपाध्यक्ष है वो बनाया गया था भैया वीपी मेनन को। ठीक है, इनके सानिध्य में अपने संपूर्ण भारत का एकीकरण हुआ था। उसी की कड़ी में आपको ध्यान रखना है अपने राजस्थान का एकीकरण हुआ था। एकीकरण से पूर्व की जो राजस्थान की स्थिति थी वो स्थिति क्या थी भैया? यहां पर 19 रियासतें थी, 3 ठिकाना और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश, जहां एजीजी बैठते थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, पूरे भारत में 4 थे, कुर्ग, बलूचिस्तान, दिल्ली और अजमेर। और अपने राजस्थान में 1 हो गया भैया, कौन सा? अजमेर। विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है अजमेर। ठीक है, बढ़िया प्रश्न बनता है। अब आपको ध्यान रखना है भैया 19 रियासतें, 3 ठिकाना और 1 केंद्र शासित प्रदेश। पहला प्रश्न आता है रियासतों का प्रश्न क्या बनता है? कौन सी रियासत बड़ी थी, कौन सी छोटी थी, कौन सी सबसे नवीन रियासत थी, कौन सी क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी थी, कौन सी शक्तिशाली थी? ठीक है, उस संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न जो है वो एग्जाम में बनते हैं। विशेष रूप से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। 19 रियासतें कौन कौन सी थी उनका जिक्र करना है आपको सबसे पहले। ठीक है, तो 19 जो रियासतें थी उनके नाम बता रहा हूँ मैं आपको। विशेष रूप से भैया ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है रियासतों के संदर्भ में। ठीक है, तो 19 रियासतों में सबसे पहले मैं नाम लिख रहा हूँ अलवर, भरतपुर,
धौलपुर, धौलपुर। चौथा नाम आता है भैया करौली। पांचवा नाम आता है भैया मेवाड़। अब आप चाहे इसे मेवाड़ कह दो, चाहे आप इसे उदयपुर कह दो, एक ही बात है। ठीक है, इसके साथ में आपको ध्यान रखना है भैया मारवाड़, मारवाड़ कह दो, चाहे आप इसे जोधपुर कह दो, एक ही बात है। ठीक है, मेवाड़ को प्राचीन काल में शिवी, प्रागवाट, मेदपाट या मेवाड़ कहा जाता था। इसे मरु, मरुआर या मारवाड़ कहा जाता था। अलवर को आलोर, अल्पस या राठ कहा जाता था। भरतपुर में एक है श्रीपंथ, बयाना भरतपुर था। धौलपुर को कोठी कहा जाता था। करौली को गोपाल पाल कहा जाता था। ठीक है, उसी तरह से मेवाड़ को शिवी, प्रागवाट, मेदपाट या मेवाड़ कहा जाता था। अगला पॉइंट, ठीक है, इसके बाद नाम आता है भैया जयपुर रियासत, ढूंढाड़ जिसे कह सकते हैं, ढूंढाड़ रियासत, जहाँ जयपुर रियासत कह सकते हो। कछवा राजवंशों के प्राचीन नाम के रूप में विराट नगर के नाम से जानते थे, जो मत्स्य प्रदेश की राजधानी भी रहा था। विशेष प्रश्न कि पांडवों ने जो अपना अज्ञातवास है वो अज्ञातवास कहाँ बिताया था भैया? विराट नगर में बिताया था, जयपुर में बिताया था। ठीक है, इसके बाद में अगला नाम आता है भैया जैसलमेर। जैसलमेर जो भाटी शासकों के द्वारा शासित थी। इसके बाद नाम आता है जांगल प्रदेश या जांगल रियासत, जिसे आज कहते हैं अपन बीकानेर रियासत। ठीक है, इसके बाद में भैया नाम आता है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक और सिरोही। सिरोही सिरधड़ से अलग करता है, तलवारें प्रसिद्ध है यहाँ की। ठीक है, अब इन रियासतों के क्या प्रश्न बनते हैं जिनको आप लोगों को ध्यान रखना है भैया। 19 रियासतें कौन कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक और सिरोही। ठीक है, प्रश्न आ जाएगी एक एकड़ में सबसे पहले विलय होने वाली, तो नाम आता है अलवर, और सबसे लास्ट के मान अगर नाम आवे तो नाम आएगा सिरोही। बीच में अलग अलग टाइम पर रहती। अब आपको ध्यान रखना है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को महाभारत काल में भी कहा जाता था मत्स्य प्रदेश। मत्स्य प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें भरतपुर और धौलपुर जो है, इनका प्रश्न आपके कई बार एग्जाम पूछा गया है। भरतपुर, धौलपुर, जिसे कहा जाता था भैया मुख्य जाट रियासत। इसे क्या कहते थे? मुख्य जाट रियासत इसको कहा जाता था। यह बात आप लोगों को ध्यान रखना है, किसे कहा जाता था? भरतपुर और धौलपुर में, जहां जाट जो राजवंश है उनका शासन स्थापित रहा था, इसलिए इसे मुख्य जाट रियासत भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है भैया मेवाड़ का या उदयपुर का। प्रश्न आ सकता है इसके बारे में कि राजस्थान की सबसे, या राजस्थान नहीं, संपूर्ण भारत की या एशिया की सबसे प्राचीनतम रियासत कौन सी है? तो आपका उत्तर ध्यान रखना भैया एक ही होगा, और वो उत्तर क्या होगा? मेवाड़ होगा भैया। विशेष रूप से ध्यान रखने का कि एशिया की सबसे प्राचीनतम जो रियासत है वो भी अपनी मेवाड़ ही है भाई, ध्यान रखना। एशिया की सबसे प्राचीन रियासत, सबसे प्राचीन रियासत, जिसकी स्थापना 566 ईस्वी में गुहिला द्वितीय के द्वारा
की गई थी, जहां गुहिल राजवंश का, फिर बाद में जिसको सिसोदिया राजवंश के नाम से जाना गया था, मेवाड़ रियासत। मारवाड़ के बारे में प्रश्न आए तो ध्यान रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? सबसे बड़ी रियासत, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जोधपुर, जिसमें मारवाड़ में जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, नागौर है, पाली है, शेखावाटी का क्षेत्र है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, ये पूरा क्षेत्र इसमें आता था। ठीक है, आज भी अपने क्षेत्रफल में देखा जाए तो मारवाड़ ये सबसे बड़ा, जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है ढूंढाड़ के संदर्भ में जयपुर का अगर प्रश्न आ जाए कि राजस्थान की सबसे शक्तिशाली रियासत कौन सी थी, तो प्रश्न ध्यान रखना भैया, शक्तिशाली रियासत आपके जयपुर ढूंढाड़ थी, आमेर भी जिसे कहा जाता था। अगर प्रश्न आ जाए राजस्थान की कौन सी रियासत में भाटी राजवंशों का शासन था, भाटी राजवंश, ठीक है, तो ध्यान रखना भैया वो थी अपनी जैसलमेर रियासत। किस रियासत को जांगल प्रदेश भी कहा जाता है, तो ध्यान रखना भैया बीकानेर रियासत को, क्योंकि जो बीकानेर के शासक करण सिंह हुए थे उनको जांगल धर बादशाह की उपाधि जो है वो प्रदान की गई थी, इसलिए इस रियासत को जांगल प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो रियासत है इसके बारे में आप लोग ध्यान रखना, यहां इसे कहा जाता था वागड़ रियासत, वागड़, नागौर और पाली को कहा जाता था बांगड़ प्राचीन काल में। ठीक है, बूंदा मीणा के नाम से बूंदी जो है वो हाड़ौती के सबसे प्राचीन रियासत है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इसमें सबसे प्राचीन ध्यान रखना भैया बूंदी रियासत ही थी। ठीक है, जहां पर हाड़ा चौहानों का शासन था, हाड़ा चौहान। ठीक है, इसके साथ में आपको ध्यान रखना है अगर प्रश्न आ जाए कि एकमात्र कौन सी रियासत है जो मुगलों की देन है, ठीक है, तो वो है भाई कोटा, मुगलों की देन। ठीक है, ध्यान रखना भैया आप कि मुगल बादशाह जो थे शाहजहां, क्या नाम था? शाहजहां। ठीक है, शाहजहां के समय बूंदी से अलग किया गया था कोटा को, और राव माधो सिंह को कोटा दिया गया था, इसलिए प्रश्न आ सकता है कि मुगलों ने किस रियासत को स्वतंत्र घोषित किया था भैया? कोटा रियासत को। अगला प्रश्न आता है झालावाड़। ठीक है, राजस्थान की सबसे नवीन रियासत, सबसे नवीन रियासत। ठीक है, इसके साथ में ध्यान रखना सबसे पुरानी कौन सी हो गई भैया? सबसे पुरानी हो गई मेवाड़, सबसे नई कौन सी हो गई? झालावाड़। प्रश्न ये भी आ सकता है कि एकमात्र रियासत जिसको अलग किया था अंग्रेजों ने, यानी अंग्रेजों की देन कौन सी रियासत है जो झाला मदन सिंह को दी गई थी, तो ध्यान रखना भैया कोटा से अलग किया गया था झालावाड़। कोटा, बूंदी बाद में अलग जिला बनता है राजस्थान का, पहले बूंदी था, फिर कोटा, फिर झालावाड़, फिर बारां बना था। ये हाड़ौती का क्रम रहता है, इसमें यह भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है भैया शाहपुरा जो है ये राजस्थान की सबसे छोटी रियासत, सबसे छोटी रियासत थी। जो 19 रियासतें हैं सबसे बड़ी मारवाड़ या जोधपुर थी, लेकिन सबसे छोटी कौन सी थी? ये थी भैया शाहपुरा। अगला प्रश्न आ सकता है कि एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है, तो मुस्लिम रियासत है भैया टोंक। ठीक है, मुस्लिम रियासत, आमिर खां पिंडारी का नाम सुना होगा, मुस्लिम रियासत। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि अंतिम चरण में विलय होने वाला, सबसे अंत में विलय होने वाली रियासत कौन सी है, या आप कह सकते हैं कि इस रियासत पर देवड़ा चौहानों का शासन स्थापित रहा था, देवड़ा चौहान का शासन रहा था, और जिसका नाम के आधार पर नाम सिररोही, सिर को धड़ से अलग करने वाली अर्थात तलवार होती है, तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है? सिरोही की प्रसिद्ध है। यह भी साथ में प्रश्न क्लियर करना है आपको। यह थी राजस्थान की 19 रियासतें। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है राजस्थान में 3 थे भाई ठिकाने, ठिकाना कितना? 3 ठिकाना। हाँ भाई, ठीक है, 3 ठिकानों के बारे में आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है भैया। कौन कौन से ठिकाने थे? नंबर 1 नाम आता है भैया नीमराना, नीमराना जो अलवर में। ठीक है, दूसरा आता है भैया कुशलगढ़, कुशलगढ़ बांसवाड़ा। ठीक है, और तीसरा नाम आता है भैया लावा। इसके बारे में आपको प्रश्न पूछा जाता है कई बार, इंपॉर्टेंट कर लेना आप इसको। लावा
जिसका विलय हुआ था जयपुर रियासत के साथ में। लेकिन अगर प्रश्न आ जाता है कि लावा वर्तमान कहाँ स्थित है, तो लावा वर्तमान टोंक में स्थित है भैया। ये बात मोस्ट और इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान रखनी है आपको कि लावा वर्तमान कहाँ स्थित है, लावा वर्तमान टोंक में स्थित है। ठीक है, ये राजस्थान में 3 ठिकाने थे भैया, एक निमराना, दूसरा कुशलगढ़ और तीसरा लावा। ठीक है, ये 19 रियासतें थी राजस्थान की। ये 19 रियासतों के अलग अलग प्रश्न जो है वो बनते हैं। इसके साथ में आपको ध्यान रखना है भैया, एक था अपना केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम था अजमेर। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, शासित प्रदेश, जहां बैठते थे AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जिसे कहते थे मेरवाड़ा। ठीक है, जिसे वर्तमान अपन बोलते हैं राजस्थान का हृदय, अरावली का अरमान, ख्वाजा की नगरी, या फिर आप कह सकते हो राजस्थान का हृदय जिसे अपन बोलते हैं अजमेर। ठीक है, तो अजमेर जो है मेरवाड़ा, उसे केंद्र शासित प्रदेश, ये अंग्रेजों का यहाँ पर मूल जो है एक मुख्यालय था जहां एजेंट टू गवर्नर बैठते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है भैया, 19 रियासतें, 3 ठिकाना और एक केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद देखो कुछ रियासतों के राजाओं के जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में भी आपको पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, एक तो प्रश्न बनता है अलवर के शासक तेज सिंह का। अलवर के शासक कौन थे भैया? अलवर के शासक थे तेज सिंह। इनका प्रश्न बनता है एकीकरण के दौरान किस शासक को नजरबंद रखा गया था? तो ध्यान रखना भैया, नजरबंद किसको रखा गया था? नजरबंद रखा गया था अलवर के शासक तेज सिंह को। ऐसा बताते हैं कि 1948 ईस्वी में इस समय महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, उनकी गोली मारकर नाथूराम गोडसे ने हत्या की थी। इस कहते हैं कि साजिश जो रची गई थी उसमें अलवर के शासक तेज सिंह का नाम बताया जाता है, जिसके संदर्भ में उनको नजरबंद रखा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आता है मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह के संदर्भ में। इस समय मेवाड़ के जो महाराणा थे भैया, उनका नाम था भूपाल सिंह। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जो है, इनको एकीकरण का जो तीसरा चरण होता है उसमें विलय होता है मेवाड़ का, और इनको राजस्थान का राज प्रमुख बनाया जाता है। लेकिन चौथे चरण में जब जयपुर के शासक मान सिंह सेकंड को बना देते हैं तो इस बात से नाराज हो जाते हैं और इन्होंने कहा कि हम तो विलय में शामिल नहीं होंगे, हम राजस्थान में शामिल नहीं होंगे। तब इनको कहा गया था कि आपने तो हस्ताक्षर कर दिया, तो कहा कि एक सफेद कागज पर हस्ताक्षर करने से मेवाड़ का जो गौरवमय इतिहास है वो कभी धूमिल नहीं हो सकता। आप थांका कागज थांका पाना क्यों पाचा फाड़ दो क्यों, आप आज आवान को कहा लवा क्यों। तब इनको राज्य बनने के लिए आगे महाराज प्रमुख बनाया गया था, जिसका इतिहास मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आपको ध्यान रखना है भैया, अगला प्रश्न, अगला नाम जो आता है बीकानेर के शार्दुल सिंह, जो बिना किसी शर्त के सीधे शामिल हुए थे। अब इसके बाद में बांसवाड़ा आपके महाराज चंद्रवीर सिंह, जिन्होंने एकीकरण पर हस्ताक्षर करते समय कहा था मैं अपनी डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है भैया, विशेष रूप से ये जो नाम है इन नामों का ध्यान रखना है। एक जोधपुर के जो थे अपने हनुमत सिंह जी। ठीक है, जोधपुर के हनुमत सिंह जी, इन्होंने भी ध्यान रखना एकीकरण के दौरान वीपी मेनन पर बंदूक तान ली थी। ऐसा बताते हैं हनुमत सिंह और मोहम्मद अली जिन्ना की मुलाकात हुई थी भैया दिल्ली में, और जिन्ना ने उनके, क्योंकि जिन्ना ताकत लगा रहा था पाकिस्तान में विलय करवाने के लिए, और सरदार वल्लभ भाई पटेल वीपी मेनन लगा रहे थे भारत में विलय के लिए, राजस्थान में विलय के लिए। ठीक है, तब जिन्ना ने कहते हैं इनसे मुलाकात की और दिल्ली में एक इनके पास सामने सफ़ेद कागज रख दिया था कि आप जो शर्त है वो रख दो, जो आपको चाहिए वो आप पैसे धनराशि लिख दो, आपको आना पाकिस्तान में है। तब इनके बीच में डील फिक्स हो गई थी। लेकिन 2 दिन बाद में कहते हैं कि वीपी मेनन के साथ इनकी बैठक होती है, और वीपी मेनन के साथ इनकी बैठक हुई तो उस समय इनको समझाया गया, लेकिन ये किसी भी शर्त पर मानने के लिए राजी हनुमत सिंह जी नहीं हो रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जब बार बार वीपी मेनन के द्वारा कहा गया कि आपको आना है, ऐसी स्थिति में हनुमत सिंह जी ने वीपी मेनन पर बंदूक तान ली थी कि अब की बार मत बोलना वरना गोली काट दूं, ना उतारे क्यों, नाम ले लियो तो क्या। ठीक है, तो ऐसा एकमात्र राजा रियासत का जिसने वीपी मेनन पर बंदूक तान ली थी। तो ध्यान रखना भाई, राजस्थान में नहीं अब तो संपूर्ण भारत में एक ही नाम आता है, जोधपुर के महाराजा हनुमत सिंह जी का नाम। ठीक है, अब ध्यान रखना भैया, एकीकरण शुरू होता है तो एकीकरण का पहला चरण, यहां तक आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से हर एक प्रश्न को इसमें क्लियर किया गया है, जो आपके निश्चित रूप से काम आएगा। अब भैया मैं बात करूंगा आपके एकीकरण का पहला चरण कब हुआ था,
एकीकरण जो कितने चरणों में हुआ था, कितना समय लगा था, उसके बारे में बात करता हूँ। आप लोगों से पुनः आग्रह कर रहा हूँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि जो इस चैनल पर वीडियो अपलोड होता है उसका मैसेज संदेश आपके पास पहुंच सके। बहुत ही शानदार तरीके से एकीकरण का जो पोर्शन है वो इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, तो निश्चित रूप से आप लोगों को पसंद आएगा। देखो भाई, ठीक है। अब राजस्थान का जो एकीकरण है भैया, ध्यान रखना है आपको, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। 7 चरणों में, कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था, ठीक है। एकीकरण में जो लगा समय था, ठीक है, एकीकरण में समय लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। प्रश्न आ सकता है एकीकरण प्रारंभ कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को शुरू होकर के, और अंतिम चरण जो 7वां चरण हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी तक। इस दिन राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आ गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस बीच जो समय रहा था वो समय कितना रहा था भैया? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय रहा था। ये आपको ध्यान रखना है। कई गाइड्स जो है उसमें 8 वर्ष 7 माह 15 दिन बताया जाता है, जो गलत होता है भैया। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन इसमें राइट होते हैं। अब देखो, एकीकरण का पहला चरण जो हुआ था उसकी क्या रूपरेखा रही थी, कैसा नाम रखा गया था, किस संदर्भ में रखा गया था, उसका विवरण आप लोग देखिए भैया। एकीकरण का प्रथम चरण, ठीक है। एकीकरण का पहला चरण मैंने आपको पहले ही बता दिया है भाई, कितनी तारीख को हुआ था? 18 मार्च 1948 ईस्वी को हुआ था। 18 मार्च 1948 ईस्वी को, ठीक है। पहला पॉइंट, इस चरण का नाम क्या रखा गया था? सबसे पहले बात यही आती है भैया। तो इसका नाम रखा गया था भैया मत्स्य संघ, या मत्स्य प्रदेश भी आप इसे कह सकते हैं, मत्स्य संघ कह सकते हैं अपन। सम्मिलित जो रियासतें थी, सम्मिलित रियासतें, इसमें 4 रियासतों का विलय हुआ था। नंबर 1 अलवर, नंबर 2 भरतपुर, नंबर 3 करौली और नंबर 4 धौलपुर। देखो, शॉर्ट में याद रखने का तरीका है आपका सबसे बढ़िया, ABCD। ABCD, ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर, ठीक है। ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ठीक है। अब प्रश्न आता है भैया कि ये जो नाम रखा गया था मत्स्य संघ, इस नाम का सुझाव किसने दिया था? भाई, किसके कहने पर मत्स्य संघ नाम दिया गया था? तो ध्यान रखना भैया, नाम का सुझाव, ठीक है। तो नाम का सुझाव दिया था भैया KM मुंशी, कन्हैया माणिक मुंशी इनका पूरा नाम है। इनके द्वारा मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव दिया गया था, क्योंकि महाभारत काल में भी इस क्षेत्र को मत्स्य संघ के नाम से जानते थे, और कहा कि अब भी हम जो है इस क्षेत्र को मत्स्य संघ नाम रख सकते हैं, ठीक है। इसका जो इस उद्घाटन किया गया था, यह प्रश्न भी बढ़िया आता है भैया। मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था भैया NV गॉडगिल ने, NV गॉडगिल ने। यह भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है भैया, ठीक है। अब प्रश्न आ सकता है कि उद्घाटन का स्थान कहां रहा था, मतलब कहां हुआ था मत्स्य संघ का उद्घाटन? तो यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है भैया। मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग इन भरतपुर में, भरतपुर,
ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसके आगे का प्रश्न करूं मैं, तो इसकी जो राजधानी बनी थी भैया, इसकी राजधानी बनाया गया था अलवर को। ठीक है, इसके जो राज प्रमुख बनाए गए थे प्रथम चरण के, राज प्रमुख बने थे धौलपुर के शासक उदयभान सिंह जी, उदयभान सिंह, उदयभान सिंह जो कहाँ के थे भैया, धौलपुर के शासक थे। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि इस चरण में प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, तो यह बात भी भैया आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, तो प्रधानमंत्री बनाया गया था शोभाराम कुमावत को, शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत को ध्यान रखना भैया, इसमें बनाया गया था प्रधानमंत्री। ठीक है, अब आपको अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि राजधानी ध्यान रखनी है, राज प्रमुख ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री ध्यान रखना है, स्थान आपके लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर है। उद्घाटन किसने किया था, एनवी गॉडगिल ने किया था। नाम का सुझाव किसने दिया था, के.एम. मुंशी ने दिया था। कितनी रियासतों का विलय हुआ था, तो ध्यान रखना है आपको 4 रियासतों का विलय हुआ था, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है, ABCD के रूप में आप याद रख सकते हैं। नाम क्या रखा गया था, मत्स्य संघ। किसके सुझाव पर, के.एम. मुंशी के सुझाव पर रखा गया था। ठीक है, पहला चरण कब हुआ था, 18 मार्च 1948 को हुआ था। ठीक है, यह आपके होता है राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण। इसमें आपको ध्यान नहीं रखना है कि इस समय जो अलवर के शासक थे, अलवर के शासक थे भैया कौन, तेज सिंह। अलवर के शासक कौन थे, तेज सिंह थे, जिन्हें एकीकरण के दौरान मैंने आपको पहले ही बता दिया है नजरबंद रखा गया था, नजरबंद रखा गया था। प्रश्न आ सकता है एकीकरण के दौरान राजस्थान के किस शासक को नजरबंद रखा गया था, तो अलवर के शासक तेज सिंह को रखा गया था। बढ़िया प्रश्न बनता है भैया। ठीक है, अब इसके बाद में आता है एकीकरण का दूसरा चरण। अगला पॉइंट आता है भैया ठीक है, एकीकरण का द्वितीय चरण। यह आता है भाई एकीकरण का दूसरा चरण। ध्यान रखिएगा कब होता है, तो ध्यान रखना भैया यह होता है 25 मार्च, राइट 7 दिन बाद में 1948 ईस्वी को। पहला जो चरण हुआ था उसके राइट ही 7 दिन बाद में होता है। ठीक है, उसका नाम रखा गया था मत्स्य संघ, इसका नाम रखा गया था राजस्थान संघ, राजस्थान संघ, या कह सकते हो भैया आप पूर्वी राजस्थान भी नाम दे सकते हो आप लोग इसे। ठीक है, इसमें जो सम्मिलित रियासतें थी वो सर्वाधिक रियासतें आई थी भैया, कितनी 9 रियासतें आई थी। ठीक है, और इन 9 रियासतों को याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है भैया, बाबू की झाड़ू को परसाटो, बाबू की झाड़ू को परसाटो। ठीक है, जो 9 रियासतें थी कौन कौन सी थी, देखो देखना एक बार आप। नंबर 1 बांसवाड़ा, क्रम से नाम लिख रहा हूं मैं, बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक मुस्लिम रियासत। ये 9 रियासतें थी जिनका विलय सर्वाधिक रियासतों कह सकते हैं दूसरे चरण में हुई थी भैया। बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक।
ये 9 रियासतें जिनका विलय हुआ था एकीकरण के दूसरे चरण में हुआ था। ये बात आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इसमें आपको अगला पॉइंट जो आता है वो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि एकीकरण का जो दूसरा चरण हुआ था, अब दूसरे चरण में उद्घाटन जो किया था, तो उद्घाटन के रूप में वही नाम याद रखना है आपको, एनवी गॉडगिल। गॉडगिल, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसमें साथ में कि राजधानी कहां रखी गई थी, तो ध्यान रखना भैया इसमें जो राजधानी है वो रखी गई थी कोटा, ठीक है। राज प्रमुख किसे बनाया गया था, तो राज प्रमुख बनाया गया था कोटा के महारावल भीम सिंह को। भीम सिंह कोटा को, ठीक है। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, यह भी ध्यान रखना है भैया। तो प्रधानमंत्री पहले में बनता है शोभाराम कुमावत, दूसरे में बनता है गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, यह बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ठीक है। अब उद्घाटन हो गया, राजधानी हो गई, राज प्रमुख हो गया और प्रधानमंत्री हो गया। अब इसके साथ में अलग प्रश्न क्या बनता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस समय जो बांसवाड़ा के महारावल थे जिनका नाम था चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह, तो बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने एकीकरण पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपनी डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। यह बात भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो प्रश्न ध्यान रखना भैया, एकीकरण का दूसरा चरण कब हुआ था, 25 मार्च 1948 को हुआ था। नाम क्या रखा गया था, प्रश्न यह भी आ सकता है कि राजस्थान के किस चरण में, एकीकरण के किस चरण में पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था, तो पहली बार दूसरे चरण में हुआ था भाई, राजस्थान संघ बना था। सर्वाधिक रियासतों का विलय किस चरण में हुआ था, तो दूसरे चरण में हुआ था। कितनी रियासतों का, 9 रियासतों का। अब प्रश्न आ सकता है कि इसमें एक ठिकाना भी आया है, तो ठिकाना कौन सा है, देखो देखे मैंने आपको बताया था पहले, तो ठिकाना है भैया कौन सा, कुशलगढ़ बांसवाड़ा। इस ठिकाने का विलय दूसरे चरण में हो चुका है। उद्घाटन किसने किया था, एनवी गॉडगिल के द्वारा उद्घाटन किया गया था। और राजधानी कहाँ रही थी, कोटा। राज प्रमुख किसे बनाया गया था, भीम सिंह कोटा को बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद में प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, ये भी ध्यान रखना भैया, गोकुल लाल असावा को बनाया गया था। पहले चरण में प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत के द्वारा को बनाया गया था। अब है भैया एकीकरण का तीसरा चरण, जो मैं जिक्र करूंगा अगली क्लास में। तो निश्चित रूप से आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुंचाने का कष्ट कीजिए आप लोग। अगली क्लास में मैं आपको तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां चरण जो है कल की क्लास में इसका जिक्र रहेगा। तो निश्चित रूप से आज के लिए आज की क्लास को हम यहीं विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। मैं चामुंडदान चारण पुनः एक बार आप सभी का दिल की अटल गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और निश्चित रूप से उम्मीद करता हूं यह क्लास आपको पसंद आई होगी। और आप लोग अगर पसंद आई है तो निश्चित रूप से इसे लाइक और शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।